नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अब श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस ऐलान के बाद अब उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सीएम धामी ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता कर्मयोग का संदेश देती है। यदि बच्चे गीता के श्लोकों का पाठ करेंगे तो उनके मन में हमेशा कर्म करने और अच्छे कर्म करने की भावना बनी रहेगी। इससे न केवल उनका व्यक्तिगत विकास होगा बल्कि वे देश की प्रगति और उन्नति में भी योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि इसका लाभ समाज को भी निश्चित रूप से मिलेगा। गीता क्या है कि कर्मयोग सिखाती है कि जीवन में कर्म प्रधान है और कर्म करना चाहिए। इसलिए हमारे बच्चे गीता का श्लोक करेंगे तो उनके मन में हमेशा कर्म करने का और अच्छे कर्म करने का जो है हमेशा ध्यान रहेगा और वो आगे देश और प्रगति की उन्नति करेंगे, अपना भी विकास करेंगे और लोगों को भी जो निश्चित रूप से उनका फायदा। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रेस क्लब हरिद्वार के पूर्व अध्यक्ष मनोज सैनी ने देहरादून में प्रेस वार्ता के दौरान अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े वायरल वीडियो पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस वीडियो में बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम समेत कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। सैनी ने आरोप लगाया कि वनतारा रिजॉर्ट बीजेपी और संघ से जुड़े नेताओं के लिए अय्याशी का अड्डा था, जहां अंकिता के साथ जघन्य घटना हुई। सैनी ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो ताकि सच सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके। इसमें हमारी एक उत्तराखंड की अस्मिता, हमारी बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड जो हुआ था वनंतरा रिजॉर्ट में, जो भाजपा के एक राज्य मंत्री रहे विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के, उसमें कुछ नए तथ्य अब सामने आए हैं जिसको यहाँ के पुलिस ने, यहाँ की सरकार ने और यहाँ तक कि सीबीआई ने भी नज़रअंदाज किया है। क्योंकि अब इस मामले में नए तथ्य सामने आए हैं और वो तथ्य किसी छोटे मोटे इंसान ने नहीं दिए हैं। वो तथ्य भाजपा के पूर्व विधायक एक टेलीफोनिक वार्ता में अपनी जो उनकी दूसरी तथाकथित पत्नी है उनके साथ शेयर किए हैं, वो सामने आए हैं। तो हम कल भी हमने प्रेस की थी हरिद्वार में, आज भी, और अभी हम दिल्ली में भी करेंगे। हम जो नए तथ्य सामने आए हैं, हम धामी सरकार से और यहाँ उत्तराखंड के डीजीपी से एक ये मांग करते हैं कि इस ऑडियो क्लिप की जांच की जाए और जिन लोगों के नाम, जिन भाजपा के बड़े नेताओं के नाम उसमें शामिल पाए जा रहे हैं, इस ऑडियो, दुष्यंत गौतम जो प्रदेश प्रभारी है और एक दूसरा नाम भी है, उसकी जांच कर उनके खिलाफ भी उसी प्रकार की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए जैसे पुलकित आर्य और उसके साथियों के खिलाफ हुई है। आखिर क्या कारण रहे कि धामी सरकार और यहाँ की पुलिस ने इस मामले में, पूरे मामले में लिपापोती की? क्यों उस वीआईपी को बचाया? अब तो वीआईपी का नाम भी सामने आ रहा है और एक जो यहाँ के संगठन महासचिव हैं उनका नाम भी इस ऑडियो क्लिप में आया जा रहा है। आप यकीन मानिए कि जो ऑडियो क्लिप मैंने सुनी है उसमें भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता का नाम आने वाला है और वो शीघ्र ही आप लोगों के सामने आएगी वो ऑडियो क्लिप भी। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। गट्टू विवाद और एक कथित वायरल वीडियो ने उत्तराखंड की सियासत में भूचाल ला दिया है। पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी के वीडियो में किए गए दावों ने मामले को और गंभीर बना दिया है, जिसमें वीआईपी एंगल को लेकर चौंकाने वाली बातें भी सामने आई हैं। इस घटनाक्रम के बाद अंकिता हत्याकांड में पहला राजनीतिक इस्तीफा भी हुआ है। बीजेपी महिला नेता आरती गौड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग के दावों के बाद बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला तेज कर दिया है। राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी से निष्कासित ज्वालापुर विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े चर्चित ऑडियो को लेकर अपनी सफाई दी है।
हरिद्वार की प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश राठौर ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ऑडियो पूरी तरह एआई जनरेटेड और फर्जी है। उन्होंने कहा कि इस ऑडियो का उनसे कोई लेना देना नहीं है और उनकी छवि को जानबूझकर खराब करने की साजिश की जा रही है। सुरेश राठौर ने ऑडियो जारी करने और उन पर आरोप लगाने वाली महिला उर्मिला सनावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार उनकी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट में साबित हो चुके मामले को लेकर बेवजह राजनीति की जा रही है। गौरतलब है कि विवादों के चलते बीजेपी ने पहले ही सुरेश राठौर को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उर्मिला सनावर स्वयं को उनकी दूसरी पत्नी बताते हुए लगातार गंभीर आरोप लगा रही हैं। अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है, उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मेरी मांग ये है कि इस तरह के कृत्य ये पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरुद्ध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को खराब करती रही है, कहीं बैठकर कहीं अनर्गल प्रचार प्रसार करती रहती है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के रूप में ये सनसनी फैलाने का, अराजकता फैलाने का और मेरे विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। खबर देहरादून से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित कर जनपद के अपराधों, विवेचनाओं और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। आगामी क्रिसमस और नववर्ष को ध्यान में रखते हुए यातायात दबाव वाले क्षेत्रों में डायवर्जन प्लान, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनाती और सीमाओं पर सघन चेकिंग के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने फरार अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, नशा तस्करों की संपत्ति जब्ती और पीआईटी एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। महिला और बाल अपराध के त्वरित निस्तारण, किराएदारों के सत्यापन, सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। जबरेड़ा विधानसभा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति की बिजली कटौती के विरोध ने कानूनी विवाद खड़ा कर दिया है। सुबह अघोषित बिजली कटौती से नाराज विधायक अपने समर्थकों के साथ सीधे बिजली विभाग के अधिकारियों के सरकारी आवासों पर पहुंचे। आरोप है कि बिना अनुमति और सुरक्षा इंतजाम के खंभों पर चढ़कर बिजली आपूर्ति काट दी गई, जिससे कई आवास अंधेरे में डूब गए। घटना के तुरंत बाद बिजली विभाग हरकत में आया और अधीक्षण अभियंता कार्यालय में बैठक कर इसे गैर कानूनी और खतरनाक कदम बताया। उपखंड अधिकारी ने सिविल लाइंस कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। तहरीर में कहा गया कि अधिकारियों के सरकारी आवासों की बिजली लाइन बिना शटडाउन के काटना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सरकारी कामकाज में सीधा हस्तक्षेप भी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। विनोद पांडे जी एसआईसी पंचायत ग्रामीण ने इस बारे में आपको ब्रीफ भी कर दिया है। क्योंकि मैं यहाँ का सिटिंग एक्सीएन हूँ अर्बन का, शहरी क्षेत्र का, तो मेरे पास इनकी शिकायत भी आई कि साहब ये मेरे घर की कनेक्शन काटा गया है, उचित नहीं है, कृपया आप आवश्यक कार्रवाई करें। तो मैं तो बड़ा शॉक्ड भी था कि मुझे पता होने पर जब उनकी चिट्ठी भी मिली, फिर मुझे पता चला कि मेरे आवास के पहले पावर ट्रांसमिशन के चीफ इंजीनियर रहते हैं, संभवतः गफलत में उनकी भी लाइट इन्होंने जाके वहाँ पे काट दी चीफ इंजीनियर के नाम से, जबकि उनका यूपीसीएल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये उचित कार्रवाई नहीं है। मैंने तुरंत पहले भी कहा कि आप इस तरीके की जो ये प्रक्रियाएं हैं ना, ये स्वस्थ मानसिकता को नहीं दर्शाती हैं, ये एक स्वस्थ संदेश नहीं देती हैं। माननीय विधायक जी द्वारा प्रातः काल में ऐसा किया गया, संयोजन विच्छेदन किया गया, जो कि नियम विरुद्ध था। उनके द्वारा यह कहना कि जनता में जो समस्या उत्पन्न हो रही, जनता को रोस्टिंग की वजह से एहसास दिलाने के लिए किया गया। 2-3 जगह हमने फेसबुक में ये देखा उनका, ये उचित नहीं था। हमें एहसास रहता है जनता की तकलीफों का, क्योंकि हम भी इस काम को देखते हैं, हम भी जनता की पार्ट है, जनता से अलग नहीं है। हम भी जहाँ रहते हैं वहाँ लोगों की लाइन है, उसी लाइन से हम भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से किसी चीज़ को एहसास जताने का तरीका बिल्कुल उचित नहीं था। माननीय विधायक जी आए और उन्होंने लाइट काटा। लाइट काटते वक्त
वीडियो में देखेंगे आप, स्पार्किंग हो रही है। स्पार्किंग की वजह से फेज और न्यूट्रल टच हुआ, जिसकी वजह से अंदर वायरिंग भी डैमेज हुई। हो सकता था कोई बड़ा हादसा होता, माननीय विधायक जी को भी के लिए भी सुरक्षित नहीं था और घर के लोगों के लिए भी सुरक्षित नहीं था। खबर देहरादून से है, जहां सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल के तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव का संचालन खेल, शिक्षा और युवा कल्याण विभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन हॉकी ग्राउंड और पवेलियन ग्राउंड में हुआ है, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सांसद डॉक्टर नरेश बंसल और विधायक खजान दास ने संयुक्त रूप से किया। महोत्सव में वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, पीठू और एथलेटिक्स सहित विभिन्न जनपद स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में सहायक होंगे। डोईवाला विधानसभा का पहाड़ी क्षेत्र हल्द्वानी पिछले काफ़ी समय से पेयजल संकट से जूझ रहा है। यहाँ के ग्रामीणों को पानी के लिए कई किलोमीटर दूर तक यात्रा करनी पड़ती है। इस समस्या को लेकर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता अरुण नेगी ने सोमवार को डीएम देहरादून के जनता दरबार में एक बार फिर आवाज़ उठाई और समाधान की मांग की। उन्होंने बताया कि गांव के 50 परिवार इस गंभीर संकट से प्रभावित हैं। डीएम देहरादून ने जल निगम देहरादून के अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों को जल्द राहत देने के लिए जल निगम को कदम उठाने का आदेश भी दिया गया है। खबर रुड़की से है, जहां हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने रुड़की के नारसन स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्कूल में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्होंने चौधरी साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। भड़ाना ने कहा कि मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के दौरान जनता का प्यार उन्हें खूब मिला, हालांकि वे कुछ वोटों से जीतने से रह गए। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि 2027 के चुनाव में मंगलौर विधानसभा के लोग उन्हें विधायक बनाकर भेजेंगे। उनका मानना है कि इस बार जनता का समर्थन और विश्वास उनके साथ है, जो उनकी जीत सुनिश्चित करेगा। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एआई जनरेटेड वीडियो मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन किया है। हरीश रावत की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद रावत ने आरोप लगाया कि यह वीडियो उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी भी कर रही है। रुड़की के कन्या पाठशाला स्कूल में आज मां सरस्वती की मूर्ति का 15वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस पावन अवसर पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी और बीजेपी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चारण के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना से हुई। डॉक्टर कल्पना सैनी ने कहा कि बेटियां समाज का गौरव है और मां सरस्वती की कृपा से ज्ञान का प्रकाश हर घर तक पहुंच रहा है। महेंद्र भट्ट ने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान छात्राओं ने सरस्वती वंदना और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मैं आज यहाँ मंगलौर के अंदर केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज के कार्यक्रम में आया हूँ और ये काफ़ी पुराना विद्यालय है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, इस विद्यालय में केवल छात्राएं पढ़ती हैं और बड़ी संख्या में छात्राएं अध्ययन के लिए यहाँ आती हैं। मैंने विद्यालय के कार्यक्रम गतिविधियों को देखा है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप छात्र छात्रा को शिक्षित किया जाता है और यहाँ का परीक्षाफल भी अच्छा रहता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज नहीं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, घर घर जाकर बेटियों की शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे और ये बालिकाओं को शिक्षित करने वाली संस्था है। महिला सशक्तिकरण का आधार है, ये माँ सरस्वती का प्रांगण है। ये
ऐसे स्थान पर आकर के तो मैं खुद को अपने को गर्व महसूस कर रही हूँ, सौभाग्यशाली मान रही हूँ। खबर हरिद्वार से है, जहां इन दिनों मौसम ने यात्रियों और आमजन की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कल जहां तेज धूप खिली थी, वहीं आज घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और लोग काफ़ी सावधानी से गाड़ी चला रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी ठंड और कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। आमजन भी ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस अचानक बदले मौसम ने यात्रा और रोजमर्रा की गतिविधियों को प्रभावित किया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 19 से 23 दिसंबर तक पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का आयोजन किया गया। एक्सपो में देश भर के साथ साथ उत्तराखंड के विभिन्न एफपीओ ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। इस दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बीच सुदूर फुरोला उत्तरकोशी के पहाड़ी उत्पादों ने भी खास पहचान बनाई। नौगाम उत्तरकाशी से आई स्वतंत्री बंधानी ने लाल चावल, झंगोरा, मांडवा, कोड़ी, पहाड़ी दालों और मिलेट्स से बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। उन्होंने बताया कि नाबार्ड उत्तरकाशी कार्यालय की ओर से उन्हें स्टॉल आवंटित किया गया है। ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है मिलेट्स को लेकर के, तो और जो ये रेड राइस को लेकर ओडीओपी जो भी स्कीम है, इसमें क्या है, एक तो गांव में जो किसान है उसकी आर्थिकी मजबूत हो रही है और दूसरा क्या है कि आजीविका संवर्धन हो रही है। तीसरा मैं तो ये कहूँगी सामाजिक विकास भी हो रहा, आर्थिक विकास भी हो रहा और पलायन भी रुक रहा है इससे, क्योंकि गांव में जो पलायन है ना वो तभी रुकेगा। मेरा एक और सरकार से मेरी एक और रिक्वेस्ट भी है कि अभी तो जो प्रोडक्शन हो रहा है ना मिलेट को लेकर के या रेड राइस को लेकर, ये अभी क्या है रॉ में ही बिक जा रहा। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि वो गांव-गांव में छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिटें लगाई जाए। अगर लाल चावल का प्रोसेस करके कुछ प्रोडक्ट बने तो वहाँ पलायन और रुकेगा। झंगोरे का वहाँ कुछ बनाया जाए ताकि वो रुके। मतलब मंडुए के बिस्किट और बहुत सारी चीज़ें, मैं तो अभी परेड ग्राउंड में एक मेला था उसमें देखा मैंने, मंडुए की वाइन भी बन रही है। खबर रुड़की से है, जहां के लढौरा नगर पंचायत की अलाव व्यवस्था पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। सर्दी के मौसम में नगर पंचायत हर साल अलाव की व्यवस्था करती है, लेकिन इस बार महज कुछ दिनों तक ही यह व्यवस्था की गई। स्थानीय लोग ठंड से कांप रहे हैं, जबकि नगर पंचायत के अधिकारियों की कोई सक्रियता नहीं दिखाई दे रही। अलाव की व्यवस्था न होने से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी से जल्द अलाव की व्यवस्था करने की मांग की है। तो रुड़की में अलाव की व्यवस्था को लेकर मांग की जा रही है, जहां पिछले साल काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब की बार ज़्यादा तादाद में व्यवस्था ना होने पर वहां के लोगों ने अधिशासी अधिकारी से अलाव व्यवस्था की मांग की है। जहां पर ठंड से लोग परेशान हैं और अलाव की व्यवस्था को लेकर उन्होंने अधिकारियों से मांग की है। क्रिसमस डे और नववर्ष को देखते हुए आबकारी विभाग ने पूरे प्रदेश में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल के निर्देश पर विभिन्न स्थानों पर रैपिड चेकिंग की जा रही है। वहीं देहरादून सहित अन्य प्रमुख शहरों में आबकारी विभाग की टीमें बार, पब और लाउंज में औचक निरीक्षण कर रही हैं। निरीक्षण के दौरान लाइसेंस की वैधता, स्टॉक रजिस्टर, बिक्री दर और शराब की गुणवत्ता की गहन जांच की जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि अवैध शराब, ओवर रेटिंग और कच्ची शराब के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने कहा कि जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। खबर रामनगर से है, जहां नए साल और 31 दिसंबर के जश्न को देखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट जारी किया गया है। संभावित खतरों के चलते वनकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यूपी सीमा से लगे दक्षिणी क्षेत्रों में ड्रोन, ई सर्विलांस और आधुनिक उपकरणों से निगरानी हो रही है। संवेदनशील इलाकों में शिकारियों और वन्यजीव तस्करों की आशंका के मद्देनजर
रेड अलर्ट लागू है। हाथी, डॉग स्क्वाड और विशेष गश्ती टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला ने कहा है कि जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, जो आने वाला जो त्योहार वाला सीज़न है, जिसमें क्रिसमस से लेके न्यू ईयर तक यहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा टूरिस्टों का आवागमन होता है, पूरे कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व जो लैंडस्केप है पूरा उसमें, और साथ ही जो हुड़दंगी होते हैं या जो गलत कार्य करने वाले होते हैं, अपराधी होते हैं, उनका भी मूवमेंट इस दौरान बढ़ जाता है। उन्हीं सबको देखते हुए हमने पूरे टाइगर रिज़र्व में एक अलर्ट जो है वो घोषित किया हुआ है। उसमें उसके अंतर्गत हमने अपने स्टाफ को हमने जानकारी दी है या उनको निर्देश दिए हैं कि वो पूरे क्षेत्र में जो लगातार हमारी पेट्रोलिंग है, उसको लगातार चलाते रहेंगे। जहाँ पर जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, उसमें विशेष पेट्रोलिंग और एम्बुश वो भी किए जाएँगे। इस दौरान जो हमारे स्निफर डॉग्स हैं, जो हमारे मेटल डिटेक्टर्स हैं, जो हमारे ड्रोन्स हैं, उनका भी प्रयोग किया जाएगा, ताकि जो पूरा क्षेत्र है, उसमें कोई भी अनधिकृत प्रवेश ना हो पाए या कोई भी ऐसी अनधिकृत गतिविधि ना हो पाए, जो कि हमारे लिए, हमारे जो वन है और वन्य जीव हैं, उनके लिए हानि। जिला अस्पताल पौड़ी के चिकित्सकों ने 102 वर्षीय महिला का सफल उपचार कर मिसाल पेश की है। महिला हृदय रोग, फेफड़ों की समस्या और निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित थी। चिकित्सकों के अनुसार उपचार में थोड़ी भी देरी जानलेवा साबित हो सकती थी। अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों और मेडिकल टीम की तत्परता ने महिला की स्थिति में लगातार सुधार किया। विशेष निगरानी और समन्वित इलाज के बाद महिला पूरी तरह स्वस्थ हो गई और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। परिजनों ने बेहतर इलाज और चिकित्सकों की सेवा भावना के लिए आभार व्यक्त किया है। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और ये हमारे डॉक्टर आनंद खंखरियाल हैं, तो उन्होंने उनके अंडर में उनका उपचार चला और तुरंत ही उनको आईसीयू में शिफ्ट करके पूरा उपचार करके अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वो आज हम उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। पेशेंट गेनी देवी हमारे पास 5 दिन पहले आई थी। उनको हार्ट की दिक्कत थी, दूसरा उनके फेफड़े कमज़ोर थे, ख़राब थे, तीसरा उनको सीधे फेफड़े में निमोनिया था। उनको हमने उस टाइम पे बुखार, खांसी, जुकाम और सांस की दिक्कत से आई थी। हमने उनको उस टाइम पे प्राथमिक उपचार दिया, उनको आईसीयू में शिफ्ट कराया, ऑक्सीजन पे रखा, उनके यहाँ पे सीटी स्कैन कराया जिसमें हमें पता चला कि उनको बहुत ज़्यादा निमोनिया है। एंटीबायोटिक का कोर्स चलाने के बाद, पूरा उपचार करने के बाद आज वो स्वस्थ होकर यहाँ से डिस्चार्ज हो रही है। उनको यहाँ से हॉस्पिटल से घर के लिए हमारा एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई जा रही है। हमारी दादी जी हैं, 102 साल की है, जिनका नाम गैनी देवी है और पिछले 15 दिन से इनकी तबीयत खराब हो रखी थी। हम जिला अस्पताल पौड़ी लेकर आए इनको और यहाँ पर डॉक्टर खंखरियाल जी से मिले और डॉक्टर खंखरियाल जी ने हमें सलाह दी कि भाई इनको अस्पताल में कम से कम 1 हफ्ते के लिए भर्ती रखना पड़ेगा कि इनको निमोनिया की शिकायत है। ठीक है, तो आज से 1 हफ्ते पहले से और आज की स्थिति में उन देखते हुए मतलब उनके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। ठीक है, और डॉक्टर साहब ने हमको बोला है कि डिस्चार्ज कर देंगे। टिहरी जनपद के बालगंगा तहसील क्षेत्र से मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। अंग्रेज सिंह का पारिवारिक विवाद हिंसक रूप ले बैठा। आरोप है कि उसकी मां जेठी देवी और भाभी ने बड़े बेटे पूरब सिंह को मुंबई से गांव बुलाया था। शुक्रवार रात गांव पहुंचने के बाद तीनों ने मिलकर अंग्रेज सिंह पर चाकू और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में उसके दोनों हाथों पर गंभीर वार किए गए और गले पर भी चोट पहुंचाई गई है। घायल युवक घंटों तक दर्द से तड़पता रहा। बाद में उसे 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए दोनों हाथ काटने पड़े। घटना के बाद पीड़ित ने घनसाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।